नमस्कार, जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग बीमारियाँ, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, उसका क्या क्या उपचार है और उससे आप कैसे बच सकते हैं, इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जिसके लिए जिन बच्चों को ये हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा उनके पेरेंट्स को इसके लिए जागरूकता रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ख़ास बच्चे जो है उनका इलाज जो है वो उनके पेरेंट्स के ही नज़र में बहुत अच्छे से हो सकता है। हम आज बात करने वाले हैं ऑटिज़म के बारे में और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रजनी शर्मा जी। तो चलिए अब चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद डॉक्टर, इससे पहले कि हम ऑटिज़म के सिम्टम्स पर आएँ और पेरेंट्स को कैसे ऐसे बच्चों का ध्यान रखना है, इन सब विषयों पर चर्चा करें, सबसे पहले तो ऑटिज़म, या जिसको अब हम ASD भी कहते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो ये है क्या? जी, मैं बताना चाहूँगी कि ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है जिसमें बच्चों को बोलने, सुनने, चलने इत्यादि में व्यवहारगत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस समस्या में छोटे बच्चे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। तो ऑटिज़म एक प्रकार की यह मानसिक अवस्था है जिससे बच्चे प्रभावित होते हैं, उन्हें परेशानियां आती हैं। जी डॉक्टर, हम इसे ASD कह रहे हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि एक पूरा स्पेक्ट्रम है, यानी कि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। किसी में हो सकता है वो माइल्ड हो और किसी में हो सकता है वो एक्सट्रीम हो। तो क्या क्या ये जो माइल्ड से लेकर के एक्सट्रीम तक हम जो स्पेक्ट्रम देखने वाले हैं ऑटिज़म में, ये क्या क्या होता है? जी, इसे स्थानीय भाषा में यदि हम कहें तो ऑटिज़म को मतिमंदता कहते हैं, स्वलीनता कहते हैं, आत्मविमोह कहते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि इसके कई आयाम होते हैं। इसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वलीन होते हैं, वो खुद में खोए रहते हैं, एक ही स्थान पर वो एकटक देखते हैं, वो कुछ न बोलते हैं न हंसते हैं। उनमें इस प्रकार की मतिमंदता पाई जाती है कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उन्हें बोलने में परेशानी होती है, सुनने में परेशानी होती है, व्यवहारगत कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। उनमें चिड़चिड़ाहटपन आ जाता है। कई बच्चों में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं जिससे उन्हें दौरे तक आते हैं, ऑटिज़म के दौरे पड़ते हैं, जिस समय में वो काफ़ी मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। छोटे बच्चों में इन तरीके की परेशानियां, यानी कि अगर उनको बोलने में तकलीफ़ है, सुनने में तकलीफ़ है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में तकलीफ़ आ रही है, तो इन सब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म है। लेकिन ये किस उम्र में पता कर सकते हैं हम? क्या गर्भ में ही पता चल सकता है कि आने वाले बच्चे को ऑटिज़म होने वाला है, या फिर पैदा होने के बाद धीरे धीरे जब उनके व्यवहार में हम कुछ अलग देखते हैं तब पता चल सकता है? जी, मैं बताना चाहूँगी कि ऑटिज़म का पता गर्भ में चलना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि जब बच्चे गर्भस्थ होते हैं तब उनकी माता यदि किसी प्रकार का दवाई का सेवन करती हैं जिससे बच्चे के गर्भ को, भ्रूण को नुकसान होता है, तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, सोनोग्राफी के माध्यम से इसमें पाया जा सकता है कि उसमें कोई प्रकार का मानसिक विकार का तो पता नहीं चल सकता है, परंतु यदि शारीरिक विकार हो तो उसका पता लगाया जा सकता है। जी, और जो छोटे बच्चे हैं उनमें, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ में ऐसा भी होता है कि कई बच्चे बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं, तो पेरेंट्स ऐसा भी सोच सकते हैं कि अच्छा ठीक है, अब नहीं, इस साल नहीं, शायद अगले साल से बोलना शुरू करें। तो कब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो दिक्कत हो रही है ये ऑटिज़म ही है? जैसे जब बच्चे जन्म लेते हैं उसी समय से उन बच्चों में थोड़ी सी मानसिक अवरुद्धता पाई जाती है, देखने में आती है। जैसे उन बच्चों की जो एक्टिविटी होती है वो थोड़े उनमें बदलाव आते हैं, उनकी समस्याएं रहती हैं। जैसे वो बच्चे अपने माता पिता के अलावा किसी और के पास नहीं जाना चाहते हैं, उनमें चिड़चिड़ाहटपन होता है, वो रोने लगते हैं, छोटे बच्चे अधिक रोते हैं और अपने माता पिता के ही पास केवल रहना पसंद करते हैं, उनमें चिड़चिड़ाहट होता है। और 9 महीने तक की आयु तक वो बच्चे हंसते मुस्कुराते नहीं हैं, ये एक पहचान है। उनके चेहरे की आकृति, उनकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, उनके माथे का आकार जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, उनकी शारीरिक भी अवरुद्धता होती है, मानसिक अवरुद्धता के साथ साथ। तो इन चीज़ों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म है अथवा नहीं है। जैसे जैसे बच्चे क्रमशः बड़े होते जाते हैं उनमें ऑटिज़म के लक्षण बढ़ते जाते हैं। जी, आप बता रही थी शुरुआत में कि हो सकता है कि माँ ने कोई दवाई खाई हो, उसके कारण भी हो सकता है। जी, तो क्या क्या कारण होता है जिसके कारण बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है? जी, ऑटिज़म के बहुत सारे कारण हैं जिसमें कई कारण
का हम अभी तक पता नहीं लगा पाया है, साइंस अभी तक पता नहीं लगा पाया है, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जैसे आनुवांशिक कारण। अगर ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे के 7 पीढ़ी तक में यदि किसी को ऑटिज्म का लक्षण है तो बच्चे तक उसमें ऑटिज्म का लक्षण आ सकता है। माता पिता में से कोई ऑटिज्म पीड़ित हो तो उनके कारण भी ये लक्षण आ सकता है। नहीं पीड़ित होने के बावजूद भी सिंड्रोम एक्स सिंड्रोम होता है, उसके कारण जब जीन्स सेपरेट होते हैं उस समय जीन्स के माध्यम से उनमें यह बीमारी आ जाती है। तो यह बीमारी वंशानुगत भी होती है और कई बार उसके अन्य कारण भी होते हैं, जैसे गर्भावस्था के समय में बच्चे को यदि भ्रूण को यदि चोट लग जाए तो उससे भी उनमें ऑटिज्म के लक्षण आते हैं। कई बार प्रसव के पूर्व यदि उन्हें बच्चों को यदि किसी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन यदि होता है तो उसके कारण से भी ऑटिज्म होता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, फैक्ट्स हैं जिन पर ध्यान देने से ऑटिज्म से बचा जा सकता है, परंतु अधिकांशतः कारण ये आनुवांशिक होते हैं। जी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी को बोल सकते हैं, क्योंकि ये एट रैंडम ही है। क्योंकि आप किसी को नहीं बोल सकते कि आप ये चीज़ें मत करिए तो आपको गारंटी है कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक पैदा नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसके ट्रीटमेंट पर आए तो होम्योपैथी में क्या ऑटिज़म जैसे बीमारी का इलाज हो सकता है? क्योंकि होम्योपैथी को लेकर के एक बहुत बड़ा मिथ रहता है कि होम्योपैथी जो है वो बहुत छोटी मोटी बीमारियां जैसे खांसी सर्दी हो गई या स्किन में कुछ छोटा मोटा अगर तकलीफ़ है तो उसके लिए आप होम्योपैथी ले लीजिए, बट ऑटिज़म जैसी बीमारी के लिए क्या होम्योपैथी में इलाज है? जी बिल्कुल, होम्योपैथी में इसकी चिकित्सा संभव है। होम्योपैथी बायोकेमिक दवाएं ऐसा चमत्कारिक प्रभाव बच्चे पर डालते हैं या किसी भी इंसान पर डालते हैं, इसमें समसमय के आधार पर, समयंती के आधार पर इसकी चिकित्सा की जाती है। जैसे बच्चे में जिस प्रकार का जो लक्षण देखने को मिलता है उसके अनुसार उसकी मानसिक अवरुद्धता को दूर करने के लिए होम्योपैथ और बायोकेमिक चिकित्सा दी जाती है, जिसके माध्यम से बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं और वो अपने नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं। जी, इसका मतलब है कि होम्योपैथी में उपचार है। और आप बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं ऑटिज़म के शिकार वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, बट ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ऐसे बच्चे, क्योंकि जिनमें सामाजिक समझ बहुत कम है, आगे चल कर के वो कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, उनकी एक जॉब हो सकती है, शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, क्या ये एक पॉसिबिलिटी है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, स्वाधीनता से निकलने के लिए उनमें बहुत सारे उपचार संभव हैं जिसके माध्यम से वो बच्चे अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। जैसे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें बहुत तरह की अवरुद्धता पाई जाती है, वो कई चीज़ों को करने में असक्षम होते हैं, उसके लिए वो बोलने में असक्षम होते हैं, तो उन्हें हम ध्यान देते हैं। जब जांच करते हैं उसमें देखना चाहिए कि उनके कानों की अवस्था कैसी है। यदि वो सुन नहीं पाएंगे तो वो बोल नहीं पाएंगे, तो उनके कानों की जांच भी की जानी चाहिए जिससे वो बोल पाए। यदि कान में किसी प्रकार की अवरुद्धता है तो उसके पहले निदान करना चाहिए, उसका पहले निदान होना चाहिए। और स्पीच थेरेपी के माध्यम से, बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से उन्हें सोशल बनाया जा सकता है। और भी एनिमल थेरेपी है, फिर आपका कई प्रकार की थेरेपी है जिनके माध्यम से उनके सेंसिटिव मोटर स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है ताकि वो आने वाले जीवन में, अपने भावी जीवन में कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके। उनके कार्य क्षमता को, उनकी जो स्किल्स हैं उनको पहचान करके उसके अनुसार उन्हें ट्रेनिंग दिया जा सकता है, जिसके माध्यम से वो आने वाले जीवन में अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने पैर पे खड़े होकर के कुछ भी कार्य कर सकते हैं। जी, जब हम बात कर रहे थे ऑटिज़म में एक स्पेक्ट्रम होता है कि बहुत सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो एक्सट्रीम लेवल पर भी आते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों का मेल्टडाउन होता है या फिर सेंसरी आउट ऑफ ऑर्डर बिहेवियर होता है। उस समय में जब बच्चे का मेल्टडाउन हो रहा हो तब पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करें? जी, बच्चे में बहुत प्रकार के सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे उनमें अत्यधिक चिड़चिड़ाहट आता है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और कई बार बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं। कई बच्चे एक चीज़ों को लगातार खटखटाते हैं या गुमसुम रहते हैं और उस प्रकार से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार से अन्य बच्चे करते हैं। उनमें इन चीज़ों को समझते हुए, बुझते हुए ऑटिस्टिक बच्चों के पर ज़्यादा बिहेवियर ध्यान देने की आवश्यकता है। समाज में इसके लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए, पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए, साथ ही विद्यालयों में भी और सामाजिक सरोकार रखने वाले कैंपों के माध्यम से ऑटिस्टिक बच्चों की सहायता के लिए, सोशल होने के लिए, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए कई प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, जिसमें उनकी सहायतार्थ उन चीज़ों को समझते हुए ऑटिस्टिक बच्चों को मदद मिल जाएगी।
जी, हम बात कर रहे हैं कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें सामाजिक समझ जो है वो कम होती है। पर ये सामाजिक समझ जो है इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? कैसे पता चल सकता है कि अगर बच्चा ये चीज़ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये ऑटिज़्म का अगर माइल्ड ही लेकिन सिम्पटम है? जी, ऑटिस्टिक बच्चे ज़्यादातर गुमसुम रहते हैं और एकटक किसी चीज़ की ओर देखते हैं। उनमें एक चित्तता भी नहीं रहती है। उनके बिहेवियर में इस प्रकार से वो अन्य बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं, किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। यदि उन्हें भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे ले जाया जाए तो वो तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ज़्यादा शोर उन्हें पसंद नहीं आता है, एकांत रहना उन्हें पसंद आता है। कई बार ऐसे बच्चों में ये भी देखा गया है कि वो अकेले में खुद से बात करते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, एकांत में खेलना पसंद करते हैं, किसी बच्चे से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं, सोशल नहीं होना चाहते हैं। यदि रिश्तेदार यदि आ जाते हैं उनके घर में, यदि कोई आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, तो वो अपनी माँ के पीछे छुप जाते हैं, माँ से लिपट जाते हैं, डर जाते हैं। तो वो किसी से सोशल इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों का डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें धीरे धीरे रिश्तेदारों से घुलने मिलने के लिए प्रेरित करना चाहिए और सोशल एक्टिविटीज़ में छोटी मोटी सहभागिता करते हुए उनको इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि किस प्रकार से हमें दोस्ती करनी चाहिए अपने उम्र के बच्चों से और अपने से बड़े उम्र के बच्चों के साथ में किस प्रकार से खेलना चाहिए। ये सभी चीज़ें ट्रेनिंग दे करके छोटी छोटी बातों के माध्यम से, छोटे छोटे क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा सकता है। जी, जब हम ट्रीटमेंट पर चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि होम्योपैथी में भी इसका उपचार है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाए। क्या कुछ दवाइयाँ हैं जो आप सजेस्ट कर सकती हैं आज हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको, चाहे वो होम्योपैथी में हो या बायोकेमिकल? जी, होम्योपैथ और बायोकेमिक चिकित्सा के माध्यम से इसका उपचार पूरी तरह से संभव है। बच्चे के मानसिक अवरुद्धता के लिए सबसे बहुत बेहतरीन दवाई है बराइटा कार्ब। बराइटा कार्ब बच्चों के मानसिक मंदता के लिए अत्यंत उपयोगी है। साथ ही उसकी किसी भी प्रकार की अवरुद्धता के लिए अलग अलग लक्षणों के हिसाब से कुछ दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं, जिसमें होम्योपैथ दवाइयों में कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइटिस, फॉस्फोरस, नेट्रम कार्ब, साइलिसिया, सीपिया, पल्सटिला इत्यादि दवाइयाँ हैं जो अत्यंत उपयोगी होती हैं। बायोकेमिक दवाइयों की जहाँ तक बात करें तो कालीफॉस बेहतरीन दवा है, जो बच्चों की, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक एंजाइटी के भी शिकार हो जाते हैं, उनमें तनाव की भी अवस्था आ जाती है, जिसके कारण से वो सही बिहेव नहीं कर पाते हैं। तो मानसिक उनको विकृतियों से, दोष से मुक्ति देने के लिए कालीफॉस बेहतरीन दवाई है। साथ ही साथ फेरमफॉस, नेट्रमफॉस, 5-फॉस की दवाइयाँ, अगर किसी प्रकार का कष्ट है तो उसमें मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम बहुत ही बेहतरीन कार्य करता है। तो बायोकेमिक और होम्योपैथी की दवाओं के माध्यम से बहुत सारी इसका उपचार संभव है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नींद नहीं आती है, तो उन्हें कॉफिया क्रूडा और भी अन्य दवाइयाँ हैं जिसके माध्यम से उचित दवाई की पोटेंसी सेलेक्ट करके उन्हें दिया जा सकता है। जैसे कमजोरी और पाचन शक्ति की भी इनमें कमी हो जाती है। कुछ बच्चे अत्यधिक भूख से परेशान होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल ही नहीं खाना चाहते हैं या वॉमिट कर देते हैं, तो एपिकाक, चाइना इत्यादि दवाइयाँ हैं जो उनके लिए उपयोगी हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे लाइकोपोडियम है, ये सभी बच्चे के लिए उपयोगी दवाइयाँ होती हैं। अगर अचानक से किसी प्रकार की परेशानी उन्हें आती है तो एकोनाइट, अर्निका इत्यादि अत्यंत कारगर होम्योपैथी दवाइयाँ हैं। जी, और ट्रीटमेंट में डॉक्टर कितना समय लग जाता है कि इतने समय तक तो ट्रीटमेंट चलना ही है? जी, जैसे इसे एक विभिन्न तरीके से समझा जा सकता है कि इसकी मानसिक मंदता की स्थिति कैसी है। यदि मानसिक मंदता कम स्थिति में है, कम अगर बच्चे की स्थिति अगर कम परेशानियां हैं तो उसे कम समय लगेगा, अगर ज़्यादा परेशानियां हैं तो ज़्यादा समय लगेगा। ये निश्चित सी बात है। होम्योपैथी दवाओं के माध्यम से धीरे धीरे यह वर्क करता है, फंक्शन पर काम करता है, जड़ से इलाज इसका उन्मूलन संभव है। ऑटिज्म के बच्चे होम्योपैथ का यदि लगातार सेवन करें 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितने में वो एक आम कॉमन जीवन जीने लगे उतने समय तक उन्हें दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। उसके माध्यम से जड़ से उपचार संभव है और ये काफ़ी हद तक संभव है कि ऑटिस्टिक बच्चे अपने कॉमन लाइफ में जी सकते हैं इन दवाओं के माध्यम से। और जब बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं तो इन्हें
दवाइयों के सहारे से भी मुक्ति मिल सकती है। तो होम्योपैथ और बायोकेमिक की दवाइयाँ इसमें अत्यंत उपयोगी साबित होती हैं, इसे प्रमाणित किया जा चुका है। जी डॉक्टर, जब ऑटिस्टिक बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति में तो धीरे धीरे सुधार आ रहा होता है, लेकिन उनके शारीरिक क्या क्या ऐसे बदलाव हैं जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चल कर के ये सारे सिचुएशन से भी डील करना होगा? जी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो माता पिता केयर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें परिवार और समाज में आगे जाना होता है। जी। तो छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन्हें अपने परिवार वालों, समाज वालों से घुलने मिलने के मौके देना चाहिए। साथ ही साथ समाज में होने वाले क्रियाकलापों में हिस्सा लेना चाहिए। कई प्रकार के मोटर स्किल्स डेवलप करने चाहिए जिनसे वो समाज में अपना स्थान बना सके। उन्हें कई प्रकार की कला को हम सिखा सकते हैं जिसके माध्यम से वो अपने आने वाले जीवन को सुगम बनाने के लिए कार्य कर सकें। जी, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए जो पेरेंट्स का एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो ये होता है कि जब तक अगर पेरेंट्स हैं तो वो तो ध्यान रखेंगे ही उनका, लेकिन उनके बाद उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो कैसे इंश्योर कर सकते हैं, कैसे वो अपने बच्चे को स्वावलंबी बना सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए उनको? जी, जैसे छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं, टीन एज की अवस्था में पहुंचते हैं और ऑटिस्टिक बच्चों को ये समझ विकसित करनी पड़ती है, उनके साथ बार बार क्रियाओं को दोहराना पड़ता है और उन्हें यह समझाना पड़ता है। जैसे कई लड़कियां होती हैं, कई लड़के होते हैं, उन्हें अवेयर करना पड़ता है कि आपको समाज में किस प्रकार से रहना है, उठना बैठना है, व्यवहार करना है। कई प्रकार की परेशानियां भी आती हैं जिनमें टीनेज में शरीर में आने वाले परिवर्तनों को देख करके उन्हें समझा करके और उन्हें आने वाले समय के लिए तैयार करना पड़ता है। समाज में लड़के एवं लड़कियों को किस प्रकार से जीना चाहिए, उन्हें यह इसकी छोटी छोटी ट्रेनिंग स्किल्स की व्यवहारगत समझाइश दे करके बच्चों को समझाया जा सकता है और आने वाले भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है। उनके मोटर स्किल्स को पहचान करके, उनकी कार्य क्षमता को पहचान करके, आकलन करके उसके अनुसार उन्हें कार्य दिया जा सकता है, उन्हें सिखाया जा सकता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें धीरे धीरे मोटर स्किल्स को पहचानते हुए एक दिशा क्षेत्र में, जैसे कला के क्षेत्र में यदि उनकी रुचि है तो उन्हें पेंटिंग के माध्यम से उन्हें उनकी कला को विस्तार दिया जा सकता है। कई बार बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, हकलाते हैं, तो जो बच्चे हकलाते हैं उन्हें गायन की यदि शिक्षा दी जाती है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो गायन में बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, संगीत में उनका धारा प्रवाह वो बोल पाते हैं। साथ ही साथ उनके मोटर स्किल्स में जैसे स्थूल कार्य जो होते हैं, जैसे लिफाफा बनाना, मोमबत्ती बनाना, कुछ कुछ छोटे छोटे ऐसे कार्य जिसमें उन्हें कोई किसी प्रकार की हानि ना हो और उनकी मानसिक अवस्था चूँकि एक ही कार्य को लगातार करते रहने की होती है तो वो इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं जिससे वो अपने जीवन यापन के लिए अपने पैरों पर भी खड़े हो सकते हैं। जी, जैसे कि ऐसे बच्चे होते हैं वो फिक्सेट हो जाते हैं, किसी एक चीज़ को बार बार करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक ही चीज़ जिसमें कि एक मोशन को बार बार करना, अगर ऐसा वो उनको काम दे दे तो उनकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो आप इंश्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर उनका कोई इंटरेस्ट है उसको आप आइडेंटिफाई करके उसमें अगर आप प्रमोट करवाते हैं बच्चे को तो आगे चल करके आप इंडिपेंडेंस जो है उनका इंश्योर कर सकते हैं। इलाज में, उपचार में आप बता रही थी कि थेरेपी का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, तो क्या रोल है इसके ऊपर अगर आप प्रकाश डालना चाहें तो? जी, छोटे बच्चों को व्यवहारगत थेरेपी के माध्यम से, स्पीच थेरेपी के माध्यम से, छोटे छोटे शब्दों के बार बार दोहराव के माध्यम से, छोटे छोटे शब्द उसके बाद छोटे छोटे वाक्यों के दोहराव के माध्यम से उन्हें बोलना सिखाया जा सकता है। उनके संवेगी ऊतकों का विकास किया जा सकता है। उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी प्रकार के विकास के लिए थेरेपी की सहायता ली जा सकती है। उनके व्यवहार में थेरेपी के माध्यम से परिवर्तन लाया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ थेरेपी ऐसी हैं जिनके माध्यम से उनमें आत्मविश्वास को भरा जा सकता है। जैसे बच्चों में अभी एनिमल थेरेपी, जिसमें जो बिना हानि पहुंचाने वाले जो जानवर होते हैं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। वो उनके साथ, इंसान से ज़्यादा पशु के साथ में रहने से उनके भीतर जो भावनात्मक, उनकी जो सकारात्मकता आती है और उनका विकास और बेहतर देखा गया है। छोटे छोटे जानवरों को उनका केयर करना, उनके लिए कार्य करना, वो उनके साथ खेलना पसंद करते हैं और उसके अनुसार उनकी भावनात्मक और सूक्ष्म मोटर स्किल्स का डेवलप होता है और देखा गया है कि इसमें बहुत सकारात्मक प्रभाव पाया गया है ऑटिज्म से मुक्ति में उनके लिए। जी,
उपचार में जैसे किसी भी अन्य डिसऑर्डर के लिए बताया जाता है कि डाइट, एक्सरसाइज इसका भी महत्व होता है, तो क्या ऑटिज़म में भी कोई डाइटरी कंसिडरेशन है कि खान-पान में भी सुधार करने से इस पे बेहतर हो सकता है? जी, बिल्कुल। देखा जाता है कि कई बार जब ऑटिज़्म का कारण में भी ये आता है कि गर्भावस्था में यदि माता को सही पोषण नहीं मिला है, सही आहार नहीं मिला हो, तब भी बच्चे ऑटिज़्म के शिकार हो जाते हैं। उसी प्रकार से बच्चे के जन्म के बाद उसके आहार-विहार में भी ध्यान रखना चाहिए, उसके पोषण का समुचित ध्यान रखना चाहिए, उसे विटामिन डी, विटामिन सी के साथ-साथ खनिज लवण, अत्यंत जिंक, फॉस्फोरस इत्यादि जो हमारे भोज्य पदार्थ के माध्यम से उसे मिल सकता है, डाइट का उसका भरपूर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे को छोटे-छोटे मील्स देना चाहिए। एक बार में हैवी खाना खिलाने के बदले उन्हें छोटा-छोटा मील्स देना चाहिए, जिससे उसके शरीर पे सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। बच्चे के पोषण की पूरी आवश्यकता पूर्ण हो सके, उसके पानी पीने की भी अवस्था को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे खुद से पानी पीने का ध्यान नहीं रख पाते हैं और हमारे बॉडी में पानी का बहुत आवश्यक रोल होता है। कई बार ऑक्सीजन की कमी के कारण भी बच्चों में दिमागी मानसिक अवरुद्धता आती है। जलापूर्ति और पोषण के माध्यम से जूस, दूध, फल, फ्रूट वगैरह उन्हें दिया जा सकता है। खाने पीने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए ऐसे बच्चों को। ऐसा गरिष्ठ भोजन नहीं देना चाहिए जिससे उन्हें पचाने में आसानी ना हो, दिक्कत हो, और भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों के पोषक तत्व को ध्यान में रखते हुए आप इसके लिए डाइट चार्ट प्लान कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उनकी हर एक प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। जी, हम ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये डिसऑर्डर बच्चों को जितना इफ़ेक्ट कर रही है, पेरेंट्स को शायद उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, क्योंकि ऐसे बच्चों का पूरे दिन अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके भी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। तो ऐसे पेरेंट्स अपनी मानसिक स्थिति का कैसे ध्यान रख सकते हैं? जी, यह एक प्रकार की ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें बच्चे को तो तकलीफ़ होती ही है, उससे ज़्यादा उनके माता-पिता को तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब वो अपने बच्चे को ध्यान देते हैं तब कई बार खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। ख़ास करके देखा गया है कि कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनके और भी भाई-बहन हैं, तो माता-पिता अपना भी ध्यान नहीं रख पाते हैं और उनके भाई-बहनों का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपने और बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में बच्चे के लिए पूरे दिन की दिनचर्या बनानी चाहिए, एक लिखित में एक दिनचर्या बनानी चाहिए, और वो अपने साथ साथ अपने नज़दीकी रिश्तेदारों, दोस्तों की मदद इसमें ले सकते हैं, जिसमें सप्ताह में कोई एक दिन आकर के कोई उनकी देखभाल करे, उस चार्ट के अकॉर्डिंग उनकी सहायता करे। तो इससे हमें दो फ़ायदा होता है। एक तो पेरेंट्स जो हैं वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर पाते हैं, जिसमें उनके माता-पिता को काफ़ी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, उन्हें अपने लिए भी वक्त मिल पाता है। साथ ही साथ बच्चे के लिए ये फ़ायदा है कि मान के चलिए वो जो अपने नज़दीकी रिलेटिव हैं या कोई ऐसे पेरेंट्स के फ्रेंड्स हैं जिनसे वो नज़दीकी रख सकते हैं, जिसमें मामा, मौसी इत्यादि हैं, जिनके बच्चे ज़्यादा चाचा हैं बच्चे के, उनके ज़्यादा नज़दीक रहना पसंद करते हैं। फूआ है, ये सब रिलेशन है जो काफ़ी नज़दीकी रिलेशन है, और उनके साथ में बच्चे घुल मिल करके इन कार्यों को कर सकते हैं जो उनके दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं। तो इस अवस्था में बच्चों को भी सोशल होने का मौका मिलता है, साथ ही साथ उनके माता पिता को भी कुछ हद तक वो बच्चे के प्रति निश्चिंत होकर के कुछ समय अपने लिए भी निकाल सकते हैं, जिनसे उनकी भी मानसिक स्थिति स्टेबल रहे, क्योंकि यह काफ़ी तनाव की अवस्था होती है। यदि घर में कोई एक बच्चा लगातार बीमार है, ऑटिस्टिक है, तो उन्हें बहुत सारी अन्य भी परेशानियां रहती हैं। तो उन सभी को देखते हुए उनके माता पिता को भी यह चाहिए कि वो अपना भी सोशल बच्चों के साथ साथ एक्टिविटी को जोड़ करके उनको खुश रखने के लिए और स्वयं को भी खुश रखने के लिए ऐसी क्रियाएं करती रहें। जी, इसका मतलब है कि जितना हो सके रिलेटिव्स को, फैमिली, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे वो अपने लिए टाइम निकालने के लिए हो या फिर बच्चे के सोशल लाइफ के लिए हो। जी। हमने रिलेटिव्स की बात की, उनका क्या रोल है, फैमिली सपोर्ट की बात की, उनका क्या रोल है ऑटिज़म में और ऑटिस्टिक बच्चों से डील करने में, लेकिन एज स्ट्रेंजर्स जब हम किसी ऑटिस्टिक बच्चे से मिलते हैं तो हमें उससे कैसे बात करना चाहिए, कैसे हम उससे अप्रोच कर सकते हैं? जैसे देखिए, किसी प्रकार की मानसिक अवरुद्धता जो है, इसमें हमें जब किसी स्ट्रेंजर से जब बच्चे मिलते हैं तो वो स्वयं डरे हुए रहते हैं। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि यह कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार की छुआछूत की बीमारी नहीं है जो छूने से फैल जाता है। इसमें बच्चों को और एक्स्ट्रा केयर, प्रेम, स्नेह की और सहायता की आवश्यकता होती है।
तो समाज के लोगों को भी इस प्रकार से ध्यान देना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ में तालमेल बिठाते हुए उनको आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि बच्चे ही जो हैं वो समाज की नींव होते हैं, तो आने वाले समाज के लिए बेहतरीन भविष्य के लिए उन्हें तैयार करने में मदद करनी चाहिए। जी डॉक्टर, आज जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हो सकता है उनमें से कई सारे ऐसे पेरेंट्स हो जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हों और इसके वजह से वो बहुत परेशान हो, तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं पेरेंट्स को यह बताना चाहूँगी कि बिल्कुल भी ना घबराएं। ऑटिस्टिक बच्चों का इलाज पूरी तरह से संभव है। इसके लिए आप थेरेपी की मदद ले सकते हैं। आप स्वयं भी थेरेपिस्ट के साथ साथ आप देख सकते हैं कि उनको किस प्रकार से पोषण के माध्यम से, आहार के माध्यम से, साथ ही साथ होम्योपैथ बायोकेमिक चिकित्सा के माध्यम से भी आप उन्हें सही रख सकते हैं, उनकी मानसिक अवरुद्धता को दूर कर सकते हैं। उनमें आने वाले अनेक प्रकार के जो विकार होते हैं उनको होम्योपैथ बायोकेमिक चिकित्सा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और अपने दैनिक जीवन को वो आगे, भावी जीवन को वो अपने सुचारू रूप से चला सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑटिज़म को लेकर के इतने विस्तार में, इतने अच्छे से जानकारी देने के लिए। ना ही हमने सिर्फ लक्षण के बारे में, उपचार के बारे में, बल्कि पेरेंट्स को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, इसके अलावा ये बच्चे जो हैं ये पूर्णतः ठीक हो सकते हैं, ये भी बात आज आपने बताई, और होम्योपैथी में इसका क्या उपचार है इस पर भी आपने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग बीमारियों पर चर्चा करते रहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो आप दूरदर्शन झारखंड के YouTube चैनल DD झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम टाटा प्ले पर भी अवेलेबल है 1145 चैनल नंबर पर, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको स्वास्थ्य चर्चा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार। जोहार।